नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा पहले। आखिरकार लोकसभा में केजरी एंड गैंग के खिलाफ जो अध्यादेश आया था वह बिल के रूप में पारित हो गया, पास भी हो गया और ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, इसमें कोई आशंका नहीं है। लेकिन इस बिल का पास होना केजरी एंड गैंग समेत पूरे विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, और वह झटका क्यों है इसका खुलासा भी सदन में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दिया। पर केजरी एंड गैंग के समर्थन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी समेत पूरे देश का विपक्षी सांसद संसद में चर्चा के लिए उपस्थित हुए, उससे वह पूरे तरह से नंगे हो गए, उनका पूरा कपड़ा उतर गया। आज उनकी सोच का अंदाजा इस देश के लोगों को हो गया कि वह इस देश के लोगों के प्रति, इस देश की जनता के प्रति कितनी संजीदा है। आज विपक्षी दलों के सांसदों ने यह साबित कर दिया कि इनको देश के लोगों, देश के आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने गठबंधन दल को बचाना है। 2024 के चुनाव किस तरीके से जीता जाए, इनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है। पर जिस तरीके से यह बिल पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, इसको देखते हुए तो अब केजरीवाल के ही भाषा को अगर समझे, केजरीवाल के बातों को अगर माने, तो 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो विपक्ष हार चुका है। क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि अगर हम इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में रोक लेते हैं तो समझेंगे कि इस देश का विपक्षी दल 2024 चुनाव का सेमीफाइनल जीत गया। उससे एक संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी का सरकार 2024 का चुनाव हार रही है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। केजरी एंड गैंग के महीनों के प्रयास के बाद भी ना ही ये बिल लोकसभा में रुका है और ना ही ये राज्यसभा में रुक पाएगा, इतनी तो गारंटी है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में पास हुआ उसी तरीके से कहीं बहुमत से अधिक वोटों से यह राज्यसभा में पास होगा। पर केजरी एंड गैंग के बचाव करते करते कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से नंगा हो जाएगा, इसका अंदाजा इस देश के लोगों को नहीं था। अगर केजरी एंड गैंग को बचाना ही था तो फिर कांग्रेस पार्टी समेत इस देश का तमाम विपक्षी दल अपने सांसदों और अपने पार्टियों के तरफ से व्हीप जारी क्यों नहीं किया। उनका व्हीप जारी नहीं करना इस बात का संकेत था कि ये तमाम मोदी विरोधी दल केजरी एंड गैंग के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उनको मूर्ख बना रहे हैं। और इसमें सबसे अग्रिम भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही थी और उनका इसका पीछे लॉजिक यह था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस एंड कंपनी ये चाह रही थी कि केजरीवाल जो 2023 में जो 4-5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे। कांग्रेस का सिर्फ इतना ही फायदा था इससे, लेकिन वह होते हुए भी अब नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस केजरी को बचाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का इस तरह से नंगे हो जाना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देश के में ऐसा संदेश गया है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जिनके नेता, दिल्ली के नेता और पंजाब के नेता और छत्तीसगढ़ के नेता, कर्नाटक के नेता, सब के सब केजरी एंड गैंग के खिलाफ है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व केजरी एंड गैंग का बचाव कर रहा है, वो भी सदन में बचाव कर रहा है, लेकिन वो भी छद्म रूप से। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से केजरी एंड गैंग को बचाने के लिए देश के 26 विपक्षी सांसदों ने बड़े बड़े संवैधानिक, कानूनी, अदालती ज्ञान दिया, बड़े बड़े फर्रे पढ़े। कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, जो कि वर्तमान में लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है, वो अधीर रंजन चौधरी, जिनकी हैसियत पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री के सामने लेट जाते हैं, मजबूरन इतने मजबूर हो जाते हैं कि धरना देना पड़ता है। लेकिन वह अधीर रंजन चौधरी सदन में खड़े होकर केजरी एंड गैंग को बचाने के लिए बड़े बड़े लंबे ज्ञान दे रहे थे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी समेत 3-4 नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बुरी तरीके से धोया, उनको नंगा कर दिया। और इन नेताओं समेत गृह मंत्री ने केजरी एंड गैंग के उस षड्यंत्र को भी बताया है जिसको देश अभी तक नहीं जानता था, जिससे इस देश का लोग अनभिज्ञ था कि केजरी एंड गैंग दिल्ली सरकार के आड़ में, मुख्यमंत्री पद के आड़ में किस तरह से
संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अवहेलना कर रहा था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अधीर रंजन चौधरी के बड़े बड़े संवैधानिक ज्ञान पे, क्योंकि वो कह रहे थे कि यह जो बिल लाया है वो एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने वाला है, उनके अधिकार को कम किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है, यह संघवाद के खिलाफ है। यह वह नेता कह रहा है जिनका पार्टी, जिनका रहनुमा अपने शासनकाल में इस देश में 90 बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया है। और अनुच्छेद 356 का उपयोग किस लिए किया जाता है यह बेहतर समझता है इस देश के लोग। अनुच्छेद 356 से किसी चुनी हुई सरकार को ताकत नहीं दी जाती है, बल्कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया जाता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो वह पार्टी जो 90 बार इस देश में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके गिराकर उनके ऊपर राष्ट्रपति शासन थोपा हो, उनके राज्य के शासन व्यवस्था को अपने अंडर में लिया हो, उस पार्टी का नेता अगर इस तरीके का बयान लोकसभा में खड़े होकर देता है सिर्फ एक ऐसे नेता को बचाने के लिए, क्योंकि वह उनके विपक्षी गठबंधन में शामिल है, तो फिर इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि इनका मकसद क्या है। इसी तरीके से ललन सिंह जो जेडीयू का अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी अपना मुंह फाड़ रहे थे, वो भी बड़े बड़े ज्ञान दिए लोकसभा में, बड़े बड़े हमले किए गृह मंत्री के ऊपर। पर जब गृह मंत्री जी ने उनका जवाब दिया तो कोमा में चले गए। कई एक सांसदों को इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी सवाल उठाया, पर उनका सवाल कुछ ज्यादा खास नहीं था, उनका सवाल इससे बहुत अलग था। उन्होंने भी एक तरह से इन तमाम विपक्षी दलों को नंगा किया। जो विपक्षी दल जब से संसद सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, तब से इस बात के लिए संसद का बहिष्कार कर रहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएगा और मणिपुर पे चर्चा नहीं करेगा तब तक हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे, संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन जैसे ही केजरी एंड गैंग के खिलाफ ये बिल आया, सभी के सभी सांसद बड़े ही शांतिपूर्ण, बड़े डिसिप्लिन में संसद के सदन में भाग लिए, चर्चा में भाग लिए। और जिस तरह के कानूनी ज्ञान इस देश के कुछ सांसद दे रहे थे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, अधीर रंजन चौधरी से लेकर शशि थरूर और कई एक ज्ञानी, महाज्ञानी सांसद जो ज्ञान दे रहे थे कि असंवैधानिक है, इस तरीके से सरकार किसी चुनी हुई सरकार का अधिकार नहीं छीन सकता है केंद्र सरकार, उन सबको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया है। और जवाब ही नहीं दिया, उनके पूर्वजों को भी एक तरह से नंगा कर दिया। और इनके अधीर रंजन चौधरी के सोच को देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिर्फ पंडित नेहरू के एक विचार को कोट कर रहा था, उसको इन्होंने अपना तारीफ समझ लिया। दरअसल अमित शाह जी ने कहा किस तरह से आजादी के बाद अट्टावी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने का जो सिफारिश किया था, उसका विरोध खुद संविधान सभा के सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आजादी, डॉक्टर अंबेडकर, इन सभी लोगों ने किया था। इन सभी लोगों ने कहा था कि नहीं, दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ अब के कांग्रेसी कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली सरकार को जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस पावर में हस्तक्षेप केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए, उनको पावर मिलनी चाहिए। यानी कि एक तरह से दिल्ली ना तो कोई राज्य है, नहीं दिल्ली कोई राज्य भी नहीं है और पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, वो एक राष्ट्रीय राजधानी है। उसमें ऐसी पावर केजरीवाल को देने के लिए सभी विपक्षी दल सहमत है, जिससे दिल्ली समेत कई एक राज्यों में अनार्की फैल जाएगी। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो 2015 में दिल्ली में आने के बाद जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा और सरकार को चलाया, वो अपने आप में ही एक असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीका है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली विधानसभा का सत्र अवसान नहीं करता है, यानी कि हमेशा दिल्ली विधानसभा का सत्र चालू रहता है। यह देश में ऐसा पहला ऐसा असेंबली है विधानसभा का जिसका सत्र अवसान नहीं होता, यानी कि उसका सत्र खत्म नहीं होता है, चालू हर एक सदन का, चाहे वो देश का संसद हो या राज्यों का विधानसभा या विधान परिषद, सबका नियम है कि अगर कोई सत्र चालू होता है तो कुछ नियत समय के बाद उस सत्र को बंद किया जाता है, उसका एक कानूनी प्रावधान है। लेकिन केजरी एंड गैंग दिल्ली में
दिल्ली विधानसभा का सत्र चालू करने के बाद कभी बंद ही नहीं करता, जो कि पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनके पास कोई विभाग नहीं है, जिनका किसी भी फाइल पे साइन नहीं है। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो साल में सिर्फ दिल्ली विधानसभा का सत्र एक बार बुलाता है, वो भी बजट सेशन के लिए। 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में सिर्फ एक बार सत्र बुलाया गया, उसके बाद कभी कोई सत्र नहीं बुलाया गया। अरे सत्र बंद ही नहीं करता है ये लोग, तो बुलाएगा कहां से? बंद इसलिए नहीं करता है क्योंकि बीच बीच में इनको नरेंद्र मोदी को गाली देना होता है। इसलिए यह विधानसभा का जो इम्यूनिटी पावर मिला हुआ है उसका उपयोग करने के लिए यह सत्र अवसान नहीं करते हैं, क्योंकि सत्र अवसान अगर कर देंगे तो बगैर राज्यपाल की मंजूरी का यह सत्र नहीं बुला सकते हैं। तो फिर यह नरेंद्र मोदी को गाली कैसे देगा? और ऐसे नेता को, ऐसे सिस्टम को बचाने के लिए इस देश का पूरा विपक्ष उतरा हुआ है। अमित शाह जी ने कहा यह जो विपक्षी दल जो जब से सत्र चालू हुआ है, मानसून सत्र, तब से इस सदन का विरोध कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से सरकार चलाने वाले संविधान विरोधी, कानून विरोधी व्यक्ति के खिलाफ जो बिल आया है उसके बचाव में पूरा संसद उतर गया, यानी पूरा विपक्षी सांसद उतर गया और वो चर्चा में भाग ले रहा है। अमित शाह जी ने कहा कि यह आपके दोहरे चरित्र को दिखाता है, क्योंकि अब तक इस मानसून सत्र में 9 महत्वपूर्ण बिल इस देश से के लोगों से जुड़े हुए पास हुए हैं। एक भी बिल पर इस देश का विपक्षी नेता और सांसद चर्चा में भाग नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही केजरी एंड गैंग के खिलाफ बिल आया, ये सभी नेता और विपक्षी दल शामिल हो गए। तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि इन नेताओं को, इन विपक्षी पार्टियों को देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक और उन भ्रष्टाचारी गैंगों को बचाना है जिनके वजह से इनका राजनीतिक सत्ता सुरक्षित रह सकती है। पर कुछ भी हो, इस बिल के पास होने के बाद इस तथाकथित इंडिया नामक अलायंस में बहुत बड़े तौर पे भगदड़ मचने वाला है। ऐसे ये आज राज्यसभा में पास होगा या कल हो, पास होने के बाद जैसे इस पे राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होगी और एक कानून बनेगा, केजरी एंड गैंग इन तमाम मोदी विरोधी दलों को जो अभी इनके समर्थन में कूद रहे हैं, इनको ये पानी पी पी के गाली देंगे। आप देखते रहिए। जिस कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी को आज केजरी एंड गैंग के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, तो फिर इस कांग्रेस पार्टी को, जिनको लग रहा है कि आज मोदी सरकार दिल्ली विधानसभा के अधिकार का हनन कर रहा है, उस कांग्रेस एंड गैंग को जब उनकी सत्ता थी इस देश में, तो फिर उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य क्यों नहीं बना दिया? पूर्ण राज्य बना देते तो दिल्ली के पास भी सारे अधिकार होते, जो उनके मुख्यमंत्री होते उनके पास भी सारे अधिकार होते, लेकिन नहीं। तो ये लोग भी जानते हैं कि जिस तरीके का मांग केजरी एंड गैंग दिल्ली में कर रहा है, ये संभव नहीं है। और इसका उदाहरण है कि खुद दिल्ली का नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का पुत्र संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है दिल्ली का, वो खुद कह रहे हैं कि केजरी एंड गैंग गलत कर रहा है, मोदी सरकार सही कर रही है, कि कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल के समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्षी एकता की ऐसी मजबूरी है कि पूरी कांग्रेस पंजाब और दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के विचारों को दरकिनार करके एक पश्चिम बंगाल के ऐसे नेता को लोकसभा में उतारा है जिनकी पश्चिम बंगाल में 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, जो एक मुख्यमंत्री के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है, धरना प्रदर्शन करता है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ललन सिंह बड़े ज्ञान दे रहे थे अमित शाह को कि नैतिकता को ताक पे रख दिया, लोक लाज को ताक पे रख दिया। उस ललन सिंह को अमित शाह जी ने कहा है कि तुम नैतिकता की बात नहीं करो तो ठीक है। ये वही ललन सिंह है, वही नीतीश कुमार है जो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया था। इसी ललन सिंह के भंडाफोड़ के बाद लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाला का केस लगा था, जिस केस में लालू प्रसाद यादव जेल में है। इसी ललन सिंह के
खुलासे के बाद लालू प्रसाद यादव के ऊपर रेलवे में घोटाले का आरोप लगा और जिसके लिए आज पूरा लालू खानदान जेल की दहलीज पे खड़ी है। 6-6 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। आज वही ललन सिंह लालू परिवार के गोद में जाके बैठा है, लालू यादव के गोद में जाके बैठा हुआ है। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि अपने तरफ भी सोचो, अपने लिए सोचो कि जिस आरजेडी के विरोध में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पार्टी का जन्म हुआ, आज उसी के गोद में कैसे बैठे हो और तुम हमें नैतिकता का बात पाठ पढ़ा रहे हो। तुम हमें कह रहे हो कि लोक लज्जा ताक पे रख दिया, पहले अपने लोक लज्जे की ध्यान करो। यह उस पलटू राम के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका कोई भरोसा ही नहीं कि कब किधर चले जाएगा। दरअसल ललन सिंह को सदमा लगा हुआ है और वह सदमा इस बात का लगा हुआ है कि जो यह नीतीश कुमार को ख्वाब दिखा रहा था कि नीतीश कुमार इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बड़े अच्छा नेता है, प्रधानमंत्री पद के लायक है, 2024 में हम इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, विपक्षी एकता का, जिसके लिए नीतीश कुमार बिहार के पूरे प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को राम भरोसे छोड़कर देश के हर एक राजनीतिक दलों के चौखट पे नाक रगड़ा, उस नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया गया है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो बहुत दूर है। तो उसका सदमा ललन सिंह को लगा हुआ, तो ललन सिंह का बौखलाना जायज था। लेकिन अमित शाह जी ने जो जवाब दिया, आज उन्होंने साबित किया कि वो ही 2019 वाला अमित शाह है, कोई मुगालफत में ना रहे, बड़े सलीके से जवाब देंगे, चाहे मुद्दा कोई भी हो। आज उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दा पे जितना लंबा चर्चा करना है कीजिए, जवाब मैं ही दूंगा। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे तुम बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे हंगामा कर रहे हो, आज तुम पूरी तरह से नंगे हो गए हो और अब जिस दिन भी मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा करोगे, जवाब तो मैं ही दूंगा। और जिस तरीके से आज धोया हूं उसी तरीके से उस दिन भी धोऊंगा, इससे भी बुरे तरीके से धोऊंगा। और आज तो सिर्फ गृह मंत्री ने धोया है, उस दिन तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर जब धोएंगे तो इन विपक्षी नेताओं को कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। तो देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। महत्वपूर्ण दृश्य 10 तारीख को सदन में देखने को मिलेगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे इनके कपड़े उतारने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।